अभी आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो व्यक्ति यूपीएससी क्रैक किए, दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर रहे दिल्ली नगर निगम में, और अभी वो राजनीति में आए हैं और साथ साथ जो है कि वो कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि वकालत का पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति से आप लोग मिलेंगे। राजनीति में जब ऐसे व्यक्ति आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का दिशा और दशा दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। बाकी उनसे आप लोगों को भी मिलाएंगे, आप लोगों से बात कराएंगे कि आखिर उनका क्या मोटिव है, वो किस मोटिव के साथ राजनीति में आए हैं, जब इतना पद और इतना बड़ा प्रतिष्ठा छोड़ के राजनीति में उनको क्यों आना पड़ा। और वो हमारे साथ हैं जिनका नाम राहुल सिंह है। आप लोगों से भी मिलाएंगे, आप लोगों से भी बात कराएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, जैसे शुरू में हमने आपके बारे में आपका परिचय जो हमने दिया कि आप यूपीएससी क्रैक किए हैं, दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर थे, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करने के बाद भी फिर क्या दिक्कत आई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? दिक्कत क्यों आई, बहुत खुश थे हम, नौकरी अच्छे से की। जब फौज में थे तो वो नौकरी भी अच्छे से, दायित्व अच्छे से भी निभाया। जब दिल्ली नगर निगम में था तो कोविड का पैंडेमिक था, पूरा निजामुद्दीन मरकज एरिया का सैनिटेशन इंचार्ज था। बिल्कुल मौत सामने, आंखों के सामने तांडव कर रही थी, लेकिन हम और हमारे सिपाही बिल्कुल मुस्तैद थे, जैसे सीमा पे सिपाही मुस्तैद होते हैं। पूरा एरिया सैनिटाइज कराया, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े शौक से नौकरी की और बड़े शौक से वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, हम अभी 2025 के चुनाव में या 2024 जब लोकसभा का चुनाव था, उसी दौर से हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो सरकारी व्यक्ति हैं, जो अच्छे पद पे, अच्छे प्रतिष्ठा के साथ वो जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ के राजनीति की तरफ आना चाह रहे हैं या आ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि रिजाइन करके अपनी नौकरी को राजनीति में आ रहे हैं। क्या विषय रह रहा है? उन लोगों को कुछ अच्छा करना है या पॉलिटिक्स को अलग दशा दिशा में लेके जाना है? क्या बात है? पहली बात तो ये कि आपने जो कहा कि 2004 या उसके आसपास से ही 2004 नहीं, 2024-2025 2024-25 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा। आईसीएस क्वालिफाई किया था, ऑल इंडिया, जो मैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 4th था उनका। नौकरी छोड़ के, प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन छोड़ के और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद जी पटना में ही टॉप ग्रेड की वकालत करते थे, उसको छोड़ के वो राजनीति में आए। तमाम ऐसे उदाहरण है। ये तो व्यक्तिगत चॉइस होता है कि आप नौकरी करना चाहते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में रहना चाहते हैं, कब तक रहना चाहते हैं, कब आपने त्यागपत्र दे दिया। तो मैंने 9 सालों तक भारत सरकार में अपनी सेवाएं प्रदान की, त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र आपने कब दिया? 2023 जनवरी में एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद वकालत शुरू कर दी, अभी वकील हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी सवाल आपसे पूछेंगे, क्या आपको क्या लगता है, आप राजनीति में आए हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, बेशक चुनाव अब की बार जो विधानसभा वाला 2025 का चुनाव, वो चुनाव भी आप लड़ेंगे, लेकिन आपको नौकरी छोड़ने के बाद, आपको जो है कि अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद, मतलब किसी चीज का एहसास तो नहीं ना है कि हमने गलत कर दिया, वहीं पे सही थे, ऐसा कुछ एहसास तो नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों एहसास रहेगा? नौकरी में करते थे तो नौकरी अच्छे से की, एक सेट सैलरी थी, सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। अब वकालत करते हैं तो सैलरी से अच्छे पैसे कमाता हूँ, फिर आपने तो अफसोस क्यों रहेगा? डुमरांव ही क्यों चुना आप? डुमरांव मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी जन्मस्थली है। डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत मेरा गांव धरौली आता है। यहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, तो अपने घर को ही तो सबसे पहले संभालूंगा। तो डुमरांव का बेटा, डुमरांव का लाल अब डुमरांव के लिए काम करेगा? बिल्कुल, अब नहीं, पहले से ही कर रहा हूँ। मेरे गाँव आप जाएं, गाँव की जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर हमेशा से मेरे परिवार का ध्यान रहा है। 70 साल से मेरे गाँव में सड़क नहीं थी, हमने अपने निजी संसाधनों से सड़क बनवाई। 70 साल से, यानी कि आजादी के बाद सड़क बनी ही नहीं बनी थी। कुछ पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ मसले फंस जाते थे हर बार, तो हमने अपने निजी संसाधनों से निजी जमीन में वो रोड बनवाई। 3 किलोमीटर की लगभग रोड बनी, जिससे कि सड़क का एक नेटवर्क बन गया। और अब आसपास के कम से कम 5 पंचायतों को 20 किलोमीटर लंबा सफर जो पहले तय करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग लगे रहते हैं, गांव के विकास के कार्यों में लगे रहते थे। फुटबॉल का टूर्नामेंट हम वहां पे करवाते हैं। चुनाव में आने से पहले ही
चुनाव लड़ने से पहले ही, चुनाव जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही आपने जन कल्याण के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। जैसे बताया कि 5 पंचायत के लोगों को सुविधा हो रही है, यानी कि उसमें सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो आपसे तो लोग पहले ही प्रभावित हो गए जब इतना बड़ा कार्य आपने कर दिया था। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। हाँ, परिवार के जो भी परिवार का योगदान रहा है इस इलाके में, निसंदेह उससे लोग काफी प्रभावित। तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है क्या? आपके परिवार के लोग, पहले वाले लोग, पारिवारिक लोग जो है कि राजनीति से जुड़े हुए हैं? इमीडिएट फैमिली में तो मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर थे। हाँ, मेरे चाचा जी के जो लड़के हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी। वो विधायक भी हैं? विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, चाचा जी के लड़के। तो आपको क्या लगता है, निर्दलीय लड़ेंगे राहुल सिंह जी कि किसी पार्टी से टिकट पक्की हो गई है, क्या सूचना है? टिकट किसी की पक्की नहीं होती जब तक कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने लेटर पैड पे स्टैंप करके लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जारी नहीं करता है। सही बात है। मैं एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ था और हमेशा एनडीए के साथ रहूंगा। मेरा एक ही मकसद है, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को अगर लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आप राजनीति में आते ही एनडीए को चुन लेते हैं, तो फिर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि एनडीए को ही क्यों चुनते हैं? महागठबंधन में क्या दिक्कत है? अभी तो मैंने बताया, अच्छे जो नेतागण हैं हमारे एनडीए के, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का आप कार्यकाल देखें और महागठबंधन के लीडर्स का आप कार्यकाल तो महागठबंधन में यानी कि अच्छे नेता नहीं है? अलाउ मी टू कंप्लीट। 20 साल पहले पटना से जो 4 लेन पकड़ के आप आ रहे हैं ना, यहाँ पर एक सिंगल सड़क हुआ करती थी, 4 लेन की हाफ लेन थी। हमें भी याद है। और सामने से जब 2 गाड़ियां आती थी तो एक गाड़ी को आधा उतरना पड़ता था, जब तब जाके दूसरी गाड़ी पार जाम का भी बहुत समस्या होता था उस वजह से। ठीक है, आज आप बक्सर से स्टार्ट कीजिए और सीधे चले जाइए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, खगड़िया, कहीं भी आपको सड़क की दिक्कत नहीं आएगी। सरसराती हुई सड़कें आपको मिलती हैं। ये किसकी देन है? एनडीए सरकार। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जबरदस्त काम हुआ है। बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, मैंने भी देखा है, मेरे गांव में पंखे लगे थे, मीटर लगा हुआ था, लेकिन बिजली गुल थी, सालों तक गुल रही। किसके टेन्योर में आई? लेकिन वो कट मत कीजिए, सवाल तो हम करेंगे ना। नहीं, कट मत कीजिए, 2-3 बातें आप सुन लीजिए। किसके टेन्योर में आई? एनडीए के टेन्योर में आई। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट एनडीए के टेन्योर में ठीक हुआ। तो सारे काम जब एनडीए के टेन्योर में अच्छे हुए हैं, मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना कहिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहिए, रोजगार योजना में जीविका दीदी के थ्रू जो 10,000 का इनिशिएटिव दिया गया उसको देखिए, 125 यूनिट बिजली जो फ्री दी गई उसको देखिए, उजाला देखिए, उज्ज्वला देखिए। जब सारे काम अच्छे एनडीए ने किए हैं, अब सवाल मेरा रहेगा तो मैं एनडीए को क्यों नहीं चुनूंगा? एकदम सही बात है, आपका मन है, आपका मत है, आप आजाद हैं, आप चुनेंगे। सवाल करना हमारा काम है, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। आप बता रहे हैं आप एनडीए से प्रभावित हैं, तो एनडीए का जितना भी योजना है या जितनी अच्छाइयां है सब आप गिना रहे हैं, लेकिन ये महागठबंधन वाले भी तो बोलते हैं कि लालू यादव गरीबों, वंचितों, शोषितों के मसीहा थे। तेजस्वी यादव अलग दावा ठोक रहे हैं कि जितना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जितना योजना ला रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किए, उसके बाद महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए, 400 से 1100 जो है कि वृद्धा पेंशन की, वो बोल रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में आके बोल रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरी वजह से सारा कुछ किए, मेरा कॉपी कर रहे हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूंगा, तब तक नीतीश कुमार जी सरकार में है तो कर दे रहे हैं। तो अच्छा बात है ना, कर दे रहे हैं, पहले ही कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महागठबंधन का जो एक सोफिस्टिकेटेड क्रिटिसिज्म है सबसे बड़ा, वो ये है कि मैं किसी भी पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करूंगा जो जातिगत राजनीति करती। इस पूरी जातिगत राजनीति के मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करूं। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जब किसी को टिकट दिया जाता है, उनके क्षेत्र को देखा जाता है, तो उनके साथ, अब जैसे आपको टिकट दिया जाएगा कि राहुल सिंह जी को टिकट देना है, तो ये भी देखा जाएगा कि इनके जात वाले इनसे कितने जुड़े हुए हैं, इनका अपना जात वाला कनेक्टिविटी कैसा है।
इनका अपना जात वाला दबदबा कैसा है अपने क्षेत्र में, जात का वोट कितना इनको मिलेगा, तब आपको टिकट दिया जाएगा, इस पे तय होता है टिकट। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, क्या वो सिर्फ अपनी जाति के वोट के आधार पर ही मुख्यमंत्री बन गए हैं क्या? सब लोग हैं, सब दल भी हैं उनके साथ। सुनिए, सब जात, सब धर्म, सब वर्ग, सब संप्रदाय, हर एक व्यक्ति का जब कंधा लगता है तो एक नेता का कंधा मजबूत होता है। वो किसी जाति से नहीं आता है। जयप्रकाश नारायण ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, पूरी कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, तो क्या वो सिर्फ अपनी जाति के आधार पर खड़े हुए थे क्या? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या वो सिर्फ अमुक जाति के वोट पे बने हैं क्या? हमेशा याद रखिएगा, जब भी नेता कोई बड़ा नेता बनता है, छोटे मोटे चुनाव तो आते हैं जाते रहते हैं, जो भी कोई व्यक्ति बड़ा नेता बनता है उसको समाज का हर वर्ग विशेष वोट करता है। अच्छा, ये बताइए डुमरांव के लिए आपका विजन क्या है? और साथ में ये भी कह देना चाहते हैं, जैसे आम नेताओं से हम पूछते हैं किसी भी क्षेत्र के बारे में या बिहार के बारे में उनका विजन पूछते हैं, तो आमतौर पे जवाब देते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्था है। तो आपसे हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आप भी वही रटा रटाया चीज बोलेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कई जगहों से आए हैं, आपका एक अलग स्तर है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जवाब थोड़ा अलग तरीके से दीजिएगा। क्या विजन है डुमरांव के लिए? टू फोल्ड विजन। पहला तो ये कि एनडीए की ऑलरेडी एक सरकार है और हमारा एक ऑलरेडी मॉडल है, डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। एक तरफ हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, और दूसरी तरफ हम बुजुर्गों के हाथ में मानदेय राशि 1100 रुपये भी रख देते हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई बालिका स्नातक करती है तो उसे 50,000 रुपये का भी प्रोत्साहन राशि भी दे देते हैं। तो आप अपने द्वारा ये अभी दे रहे हैं? आ रहा हूँ। एक एनडीए का मॉडल ऑलरेडी सेट है, इसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना मेरा पहला विजन होगा। तो यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं करते हैं। विकास की गंगा पटना से तो निकलती है, लेकिन डुमरांव में आते आते उसका बॉटलनेक बन जाता है। सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। वो तो बोलते हैं हम युवा हैं, हम काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो सरकार का जो टॉप ग्रेड का मॉडल है उसे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना मेरा पहला विजन। मेरा दूसरा विजन इन्वेस्टमेंट लाना है। जब तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करें, बड़े बड़े लोगों को 1 विंडो क्लियरेंस दें। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बिहार में आने से सिर्फ इस बात से कतरा जाते थे पहले कि वहां पे 1 विंडो क्लियरेंस नहीं है, वहां लोग परेशान करते हैं, जातिगत राजनीति होती है, फैक्ट्रियां चलने नहीं दी जाती है, कम्युनिस्ट लोगों का दबदबा भी रहता है, जहाँ के तो डुमरांव क्षेत्र ही वो जिसके एमएलए बने हुए हैं। ठीक है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? इन्वेस्टमेंट आने के लिए 1 विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, तब तो कोई बड़ी कंपनी आएगी। ये सारे पिलर्स पिछले 20 सालों में हमारी एनडीए की सरकार ने खड़े कर दिए हैं। गढ़ तैयार है, आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे। तो क्या गारंटी है कि आप जो वादा कर रहे हैं, जो दावा ठोक रहे हैं, वो जीतने के बाद भी ये बरकरार रहेगा और आप जो है कि उन फैक्ट्रियों को, उन जो है कि उद्योगपतियों को ला पाएंगे डुमरांव में? देखिए, जब हम फ्रेम में रहते हैं तो फ्रेम के बाहर निकल के देख नहीं सकते हैं कि हमारी तस्वीर कैसी लग रही है। अभी तो मैं जो भी कहूंगा आपको यही लगेगा कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सच्चाई है। ठीक है, लेकिन उसकी समीक्षा तो तभी हो सकती है जब मौका दिया जाएगा और रिट्रोस्पेक्शन में आत्मनिरीक्षण बाद में किया जाएगा। अच्छा, अभी मौका दे के देख लिया 5 साल, ठीक है, एक माले के CPI-ML के कम्युनिस्ट विचारधारा के विधायक को मौका दे के देख लिया गया। उनका हाल आप देखिए, बारिश हो रही है, दुर्गा पूजा का समय है, पूरी सड़क डुमरांव की उधड़ी हुई है, घुटने भर पानी लगा हुआ है, ठीक है, कहीं कोई जा नहीं सकता। आने वाले दिनों में दिवाली और महाछठ पर्व आ रहा है, उससे कोई तीज त्योहार से उनको मतलब नहीं है। बोलते हैं कि हम युवा हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है, युवा का तो ये हाल है कि कम्युनिस्ट युवा जो होते हैं उनकी छात्र राजनीति बहुत दिनों तक चलती है। 17-18 साल में शुरू होती है, 34-35 साल तक चलती ही रहती है। कुछ तो युवा राजनेता ऐसे हैं जो 56-56 साल के हो जाते हैं और युवा ही रहते हैं। जल्दी प्रौढ़ राहुल गांधी पे सीधे निशाना साध रहे हैं। मैं कहाँ किसी पे कर रहा हूँ, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 56 साल वाले युवा तो वही है, देश में प्रचलित हैं। ये लोग जल्दी प्रौढ़ हो जाएं। आपको एक संयोग की बात बता देता हूँ कि स्थानीय विधायक महोदय और मेरी उम्र एक ही है। 5 साल पहले वो छात्र राजनीति में थे, जैसा उन्होंने बताया। ठीक,
विधायक बनने से पहले वो छात्र नेता थे। सही बात। 34 साल की उम्र में वो छात्र नेता थे। 34 साल की उम्र में तो दो नौकरियां करके मैं छोड़ चुका था। जब वो यूनिवर्सिटी में लाल झंडे उठा रहे थे ना, मैं राइफल लेके कोकराझार में देश की सेवा कर रहा था। तो क्या बोलेंगे उनको फिर? मुझे क्या बोलना है, वो स्वतः समझदार है। ये व्यक्तिगत टीपा टिप्पणी का मंच नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्रभार में है तो आलोचनात्मक समीक्षा तो झेलनी पड़ेगी। और युवाओं को मेरा ये खुला संदेश है, सीधा सा, शाम के 6 बजते ही हाथ पैर धो के किताब खोल के पढ़ने बैठ जाइए और अपने करियर पे फोकस कीजिए। छात्र राजनीति जम के कीजिए, लेकिन तभी तक कीजिए जब तक आपका छात्र जीवन है। हम लोग का छात्र जीवन तो उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन लॉ की डिग्री हाथ में आई। घर वालों ने कान पकड़ा और बोला कि बाहर निकल जाओ, अब अपना वकालत खुद करो, एग्जाम क्वालिफाई करना है, ट्यूशन पढ़ाना है, जो जी में आए करो खुद, लेकिन अपने पैर पे खड़े हो पहले। अच्छा, आपने युवाओं का जब बात किया तो आप डुमरांव क्षेत्र के युवाओं को और महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित कैसे करेंगे, या वो आपको वोट दे या आपके अच्छे कार्यों से वो लोग जो है कि संतुष्ट हों, कैसे करेंगे? बिल्कुल, महिला सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा है। इसको और बेहतर तरीके से एनडीए की सरकार ने एक जबरदस्त काम किया इस फील्ड में, लोगों को बताना है इसके बारे में। महिला सशक्तिकरण के फील्ड में जो रिजर्वेशन आदरणीय नीतीश जी के टेन्योर में हुआ है, जो पंचायती राज में रिजर्वेशन हुआ है, जो नौकरियों में रिजर्वेशन हुआ है महिलाओं को, उसके बारे में लोगों को बताना है। जो बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटर पास करने के बाद, स्नातक होने के बाद, उसके बारे में लोगों को बताना है। जो ये जो रोजगार के तहत 10,000 का इनिशिएटिव दिया गया है वो बताना है। जो मानदेय राशि बढ़ाई गई इसमें विधवाओं को भी दिया जाता है। सही बात है। सारी बातें लोगों को बताना है। महिलाओं के लिए तो तमाम काम एनडीए ऑलरेडी कर रही है, उनके बीच में जाके उनको बताना है। और अभी दुर्गाष्टमी खत्म हुई है, सारे इलाके को मैंने संदेश देने का प्रयास किया है कि 9 दिन जैसे हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, हमें उसी प्रकार से अपनी माताओं और बहनों का भी सम्मान करना चाहिए। सही बात है, ये आपके मतलब द्वारा एक अलग पहल है, तो इसका जो है कि हम लोग हमेशा आगे इस चीज को बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए मैसेज है, शाम होते ही हाथ पैर धो के पढ़ने जरूर बैठिए, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कीजिए, अच्छा विद्यार्थी बनिए, और सुबह होते ही खेलने जरूर जाइए, स्पोर्ट्स खेलिए, अच्छे खिलाड़ी बनिए। एक तंदुरुस्त शरीर और एक अच्छा विद्यार्थी मन, यही एक कॉम्बिनेशन है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। सही बात है। युवाओं पे, महिलाओं पे हम बात कर लिए, थोड़ा नेताओं पे भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, राजनीति में आने के लिए, नेता बनने के लिए, विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए एक क्राइटेरिया भी पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए क्या, कि आप इतना पढ़े लिखे रहेंगे तभी राजनीति में भाग ले सकते हैं? जैसे छोटे मोटे नौकरी में भी भाग लेने के लिए क्राइटेरिया रहता है, आपको क्या लगता है ये चीज होना चाहिए? देखिए, क्राइटेरिया कभी भी किसी को रोकने के लिए नहीं बनना चाहिए। वो क्राइटेरिया पार करके आप आइए राजनीति में। अलाउ मी टू स्पीक। क्राइटेरिया कभी भी किसी को रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आज आप एक क्राइटेरिया लगा देंगे तो वो महिला जिसको 25-30 साल पहले शिक्षा का अवसर नहीं मिला, उसे तो आप वंचित कर देंगे। लेकिन बेहतर होगा कि अगर शिक्षित लोग राजनीति में आए, वही चीज, क्योंकि सभी लोगों का शिक्षित होना जरूरी है। जब पूरा समाज ही शिक्षित हो जाएगा तो समाज का निकला हुआ नेता भी शिक्षित ही होगा। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अरे तो हमने एक आप इलाका बता दो जहां पे हमने शिक्षा के लिए, सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया है। मतलब ये सही चीज है, लेकिन नेताओं को लेके ये चीज बड़ा फैलता है कि नेता मतलब जो पढ़े लिखे भी नहीं है, दबंग छवि के हैं, उनका दबदबा है, उनका बोलबाला है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दबंग है, तो वो नेता बन गए, विधायक, सांसद बन गए। जातिगत राजनीति, मसल पावर की राजनीति, ये सब नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ राहुल सिंह जी थे और इनके बारे में परिचय हमने बताया है कि इनका क्या परिचय है। ये खुद से भी अपनी बातें बताए कि कहां से उठ के आए हैं, क्या करके आए हैं और आज राजनीति में ये क्या करना चाहते हैं। इनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और डुमरांव के लिए जितना सारा कुछ ये बोल रहे हैं या बोले हैं, तो डुमरांव के लोगों को क्या लगता है कि ये उतना कर पाएंगे या आप लोग इनको मौका देंगे
कि नहीं देंगे, क्या करेंगे, और बाकी ये नेता बनने से पहले भी जो कार्य किए हैं आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।